हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका द नाउन चैप्टर था, द नाउन द नाउन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द प्रोनाउन। क्या देखने वाले हैं? द प्रोनाउन देखने वाले हैं। द प्रोनाउन के बारे में यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। सर्वनाम पहले होता क्या है, इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा। यानी कि प्रोनाउन जो होता है आपका, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। आप लोग याद रखना किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? जैसे कोई भी मान लीजिए रिपीटेड वर्ड, जो रिपीट शब्द है, यानी कि जो नाउन है, जैसे मान लीजिए नाउन बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन, यानी जो नाम होता है, नाम बार बार आ रहा है, तो उन्हीं से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग याद रखना कि प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है वो क्यों किया जाता है? रिपीटेड वर्ड से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? रिपीटेड वर्ड से, यानी कि कोई भी नाम जो है आपका वो बार बार हमको ना लेना पड़े, उसी से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर भी आप लोग को एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे लिखा है राम इज बॉय। क्या लिखा है? राम इज बॉय। राम इज नाटी बॉय। क्या लिखा है? राम इज नाटी बॉय या नाटी बॉय। जैसे कि अभी यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कोई बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है, इसके आगे भी अभी बहुत सारा सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेकिन चलिए पहले इतने में ही समझ लेते हैं। जैसे लिखा है राम इज बॉय, तो पहले इसको हम लिखा रहने देंगे राम इज बॉय। क्या लिखा रहने देंगे? राम इज बॉय। बाकी अब उसी के बारे में, यानी कि राम के ही बारे में तो कहा जा रहा है राम इज नॉटी बॉय, यानी कि राम जो है शरारती लड़का है, राम ऐसा लड़का है, राम गरीब लड़का है। जैसे कि आगे कोई भी, जैसे अब जितना भी सेंटेंस बनाते जाओगे, अगर उसमें जो राम नाम आएगा उसकी जगह पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ही का। अब ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज नॉटी बॉय, ही इज पुअर बॉय। जो भी आगे सेंटेंस रहेगा वहां पे बना सकते हैं। तो उसी के अनुसार जो भी हम प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ये ही का प्रयोग किया गया, ये क्या है? एक प्रोनाउन वर्ड है। तो जो ये बार बार नाम आ रहा है, इसी से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए? प्रोनाउन का इस्तेमाल किए। तो यही है कि रिपीटेड वर्ड से बचने के लिए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कोई भी जैसे सेंटेंस बड़ा सा दिया गया है, उसको छोटा करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सॉल्ट करने के लिए भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कि प्रोनाउन का जो है इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप लोग बता देना कि प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किसके लिए? रिपीटेड वर्ड से, रिपीट शब्द से बचने के लिए, यानी रिपीटेड वर्ड से बचने के लिए, बाकी किसी भी सेंटेंस को छोटा करने के लिए, यानी शॉर्ट करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं, डिफिनीशन वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे डिफिनीशन होता है प्रोनाउन का, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसा कि अभी हमने बताया किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? ये नाउन के स्थान पे। यानी कि उसमें नाउन क्या था? जो राम था, राम एक नाम है, तो नाम ही तो हमारा नाउन होता है। तो जो राम की जगह पे हम ही का इस्तेमाल किए, तो यही ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके स्थान पे किया जाता है? नाउन के स्थान पे। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन, यानी कि क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोग याद रखना। जैसे कि ही, सी, इट, दे, और जो आई बी आपका होता है, आई बी, यू, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोनाउन वर्ड हैं। क्या हैं ये? प्रोनाउन वर्ड हैं। ये सभी किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या दिया गया है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? जैसे कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो हम प्रयोग करते हैं ही, सी, इट तथा
आई, बी, यू, दे का इस्तेमाल जो ये करते हैं, इन सभी वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, यही है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हम आमतौर पर ही, सी, इट, दे, आई, बी, यू का इस्तेमाल करते हैं, यही है हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। आप लोग याद रखना, जो ही, सी, इट, दे, आई, बी, यू है, यही सब जो वर्ड हैं ये हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते हो ही इज बॉय, ही इज गर्ल, ये सभी जो यानी कि यहाँ पे ही का प्रयोग किया जा रहा है, सी का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो सभी क्या हैं, वो सभी हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या हैं, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि ही इज बॉय, सी इज बॉय। बाकी आप लोग जो भी जो ट्रांसलेट में यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जो आप इस्तेमाल करते हैं, वही है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, जो भी ये आप वर्ड देख रहे हैं, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, प्रथम पुरुष जो होता है, द्वितीय पुरुष यानी सेकंड पर्सन, तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई और बी आता है। कौन कौन से आते हैं, आई और बी। तो आई और बी जो है आपका, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड आते हैं, तो आप लोग याद रखना आई और बी। और सेकंड पर्सन क्या है, यानी कि द्वितीय पुरुष क्या है, यू। यू जो होता है आपका द्वितीय पुरुष होता है, यानी सेकंड पर्सन होता है। और जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे क्या है, थर्ड पर्सन है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को अन्य रूप से समझ सकते हैं, यानी कि चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जैसे जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, उनको 3 प्रकार से और समझा जा सकता है। जैसे कि पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप क्या बोलते हो, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वही है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कर्म के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, संबंध कारक, यानी कि ये क्या बताते हैं, किसी चीज का संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि संबंध बताते हैं कि आपका उससे रिलेशन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आते हैं, चलिए देख लेते हैं कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है। अगर पॉजेसिव केस पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, माई और माइन हो जाएगा। ऐसे बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, पॉजेसिव केस आवर और आवर्स हो जाएगा। यू का यू हो जाएगा, योर योर्स हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा और पॉजेसिव केस हर हर्ष हो जाएगा। आगे है ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा और पॉजेसिव केस इट्स हो जाएगा। दे का देम और पॉजेसिव केस दियर दियर्स हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना। ये हमेशा जैसे कि आप लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाओगे या जो आप लोग एक्टिव पैसिव करोगे, तो उन सब में इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना कि जो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी कि ये सभी जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो अपने कॉपी पर, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगी, या आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे आपको जैसे यहाँ बताया जा रहा है, लेट के बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या करते हैं, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, सॉरी यूज नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी कि लेट के बाद हमेशा, जैसे कि अगर कोई भी, चलिए एग्जांपल समझा देते हैं। चलिए पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तुमने ब्लैंक पेज ले लिया, यानी कि इसमें क्या कहा गया, अभी लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है, कोई भी जो भी आपका वर्ड होगा वो किससे शुरू होगा, लेट से। किससे शुरू होगा, लेट से अगर शुरू रहेगा, जैसे कि लेट से अगर शुरू है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी कि जैसे बोला जाए लेट मी गो, क्या बोला जा रहा है, लेट मी गो। यानी कि अभी जो आपको हमने चार्ट दिखाया था, उसमें ऑब्जेक्टिव केस यानी कि
आई का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस था वो मी था। क्या था? मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया, यानी कि यही कहा जा रहा है जब अगर कोई वाक्य लेट से शुरू होगा तो हमेशा उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यही इसमें समझाया जा रहा है कि लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे कहा जाए लेट अस प्ले। क्या कहा जा रहा है? लेट अस प्ले। तो लेट अस प्ले यानी कि जो ये लेट शब्द है, लेट के बाद ये जो अस का प्रयोग किया गया, अस क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। किसका है ये? यानी कि बी। ये जो बी होता है, बी एक सब्जेक्टिव केस है, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। आप लोग याद रखना, अभी चार्ट में बताए थे। तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी कोई वाक्य अगर लेट से शुरू होगा तो उसके बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देन के बाद। देन के बाद कौन सा केस आता है? तो नॉमिनेटिव केस आता है। यानी कि कभी भी आप जब भी देखोगे कोई भी एग्जाम्पल, जब अगर देन का यूज किया जाएगा प्रोनाउन में तो उसके बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा। यानी कि जो अभी आपको यहाँ पे चार्ट दिखाए थे वो आएगा। यानी कि नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका भी। देन का जो देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका एग्जांपल जैसे कि कहा जाए ही इज टालर। ही इज टालर देन आई। देन आई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ही इज टालर देन, तो जब देन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके बाद कौन सा प्रयोग किया गया? नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। जो आपका सब्जेक्टिव केस में होता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी आपको अभी दिखाए, तो ये सब आपके जो सब्जेक्टिव केस हैं तो वही आता है। यानी कि नॉमिनेटिव केस में हमेशा जब भी देन के बाद आएगा वो कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस। यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है वो आएगा। सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आया, जैसे देन के बाद क्या प्रयोग किए? आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निज का मतलब जो स्वयं के लिए, यानी कि स्वयं के लिए इस्तेमाल किए जाएं, खुद के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे समझ लेते हैं, जैसे इसमें क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसके अंतर्गत जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ आते हैं। इनका प्रयोग स्वयं शब्द के लिए कर्ता के अनुसार करते हैं तथा वर्ब के बाद लगाते हैं। किसके बाद लगाते हैं? वर्ब के बाद लगाते हैं। आप लोग याद रखना, जो वर्ब होती है यानी कि हमारी जो क्रिया होती है उसके बाद प्रयोग करते हैं किसका? निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग हम किसके बाद करेंगे? वर्ब के बाद। यानी कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया के बाद किसका प्रयोग करेंगे? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यू हर्ट योर सेल्फ। क्या दिया गया है? यू हर्ट योर सेल्फ। यानी कि इसमें कहा जा रहा है आपने खुद को चोट पहुंचाई। क्या कहा जा रहा है? आपने आपने खुद को चोट पहुंचाई। तो यानी कि इसमें स्वयं के ही लिए तो कहा जा रहा है। जो इसमें आपने है ये भी तुम खुद स्वयं हो। उसके बाद जो इसमें कहा जा रहा है चोट किसको पहुंचाई? तो खुद को ही चोट पहुंचाई। यानी कि जो इसमें क्या बात किया जा रहा है? जो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम में हमेशा और हमेशा खुद के लिए यानी कि स्वयं के लिए ही इन सभी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खुद के लिए, यानी कि स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे यू जो था, यू तुम खुद थे, और जो योरसेल्फ का यूज किया गया ये भी तुम खुद के लिए ही यानी कि स्वयं के लिए ही यूज किए। यानी कि इसमें कहा गया तुमने जो है खुद को चोट पहुंचाई, यानी कि आपने खुद को चोट पहुंचा लिया। यही कहा जा रहा है इसमें, यू हर्ट योर सेल्फ।
यानी कि जब भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोग इसकी हिंदी याद जरूर रखना। अगर हिंदी याद रहेगा तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है निजवाचक सर्वनाम, यहाँ से ही समझ सकते हैं। निजवाचक का मतलब, निज मतलब स्वयं के लिए, निजी जिसको बोलते हो निजी यानी कि खुद का। खुद का जैसे बोला जाए कोई सामान खरीद ली, उसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम जो होता है ये स्वयं के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? स्वयं के लिए। और हमेशा एक चीज आपको ये बता दे रहे हैं, निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे आप समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड है। तो आप लोग हमेशा याद रखना इसके लास्ट में क्या होगा, यानी कि जो भी वर्ड दिए गए होंगे उसके लास्ट में आप लोग देखेंगे तो सेल्फ लिखा होगा या तो सेल्व्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सेल्फ लिखा होगा। सेल्फ जो है हमारा एक क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। और सेल्फ जो है ये है प्लूरल। क्या है? प्लूरल है। तो आप लोग याद रखना कि जो भी वर्ड आप लोग को इसमें मिलेंगे उसमें लास्ट में हमेशा या तो सेल्फ लिखा रहेगा या तो सेल्व्स लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ। माई सेल्फ में देखो लास्ट में सेल्फ आया, आवर सेल्फ में आवर सेल्व्स आया, हिम सेल्फ में सेल्फ आया, देम सेल्व्स में सेल्व्स आया, योर सेल्फ में सेल्फ आया, इट सेल्फ में सेल्फ आया। वैसे और भी जो वर्ड आप लोग को मिलेंगे उसमें भी या तो सेल्फ लिखा रहेगा या तो सेल्फ लिखा रहेगा। सेल्व्स या तो सेल्फ, आप लोग याद रखना। और अगला एग्जाम्पल दिया गया है बी र्यून्ड आवर सेल्फ। बी र्यून्ड आवर सेल्फ का मतलब होता है कि जैसे हमने अपना सत्यानाश कर लिया, यानी कि हमने अपने को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। जैसे कहा जा सकता है हमने खुद को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी कि जो आवर सेल्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चित वाचक सर्वनाम होता है। तो निश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे आप लोग का यहाँ पे अभी पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो आप लोग ये वर्ड देखे वही वर्ड हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। चलिए आप लोग को समझाते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग अब देख सकते हैं इसमें कहा गया यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, तुरंत बाद तथा वर्ब से पहले आए, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो आपका कर्ता होगा, कर्ता के तुरंत बाद ये वर्ड आएगा। या तो किसके पहले आएगा? वर्ब, यानी कि जो हमारी क्रिया होगी, क्रिया के पहले। क्रिया के पहले का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा हमेशा। आप लोग याद रखना। इसमें यही थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। किसके बाद? सब्जेक्ट के तुरंत बाद तथा वर्ब से पहले आए तो इन्हें कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे जो ये वर्ड देखे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, या और भी जो आपको ये वर्ड मिलेंगे जिसमें सेल्फ लगा होगा या सेल्व्स लगा होगा, वो सब भी जो वर्ड होंगे अगर वो सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं, तब वो हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर वही प्रोनाउन लास्ट में यूज किया जा रहा है, लास्ट में यानी कि जो आपका वर्ब है, वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है, तब वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, दोनों में अंतर समझ लेना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ये हमेशा लास्ट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब के बाद। कहाँ पे? वर्ब के बाद हमेशा यूज किया जाता है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब जो होगा आपका, वर्ब के पहले। वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे? जब इन सभी वर्डों का वर्ब के पहले यूज करेंगे तो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लेना, इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो जिससे जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा हमेशा और हमेशा जो वर्ब होगी यानी कि जो क्रिया होगी उसके बाद प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन में यही वर्ड का इस्तेमाल वर्ब के पहले किया जाएगा। आप लोग याद रखना, वर्ब के पहले करने का मतलब है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है
ही हिमसेल्फ डिड दिस, क्या दिया गया है, ही हिमसेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ डू इट। यानी कि देखो यहाँ पे ही क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, तो ही एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज किया गया है, हिमसेल्फ। यही जो बताया आपको, सेल्फ आएगा या सेल्फ सेल्फ आएगा लास्ट में, तो आप लोग समझ लेना कि वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही जितने भी वर्ड हैं आप लोग, जैसे आवर सेल्फ, हिमसेल्फ जो पढ़े अभी, वही इसमें भी इम्फेटिक प्रोनाउन में भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद ये तुरंत आते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ का यूज किया गया, तब इसमें से पूछा जाएगा जो हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो अब आप लोग लगाओगे इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यही वर्ब के बाद होता, किसके बाद होता, वर्ब के बाद होता, तब क्या कहते हैं आप लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार चलिए फिर से दोहरा देते हैं। जैसे कि हमने आपको ये बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जितने भी ये वर्ड आप लोग देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल अगर वर्ब के बाद किया जाता है, तब ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद यानी कि वर्ब के पहले किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, तब वो हमारे इम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे है आपका चौथा नंबर, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे इसकी हिंदी से ही समझ सकते हैं। अधिकारवाचक का मतलब किसी भी जो आपकी वस्तु होती है, उस पे जब आप लोग अधिकार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन हमने आपको यहाँ पे टेबल में ही बताया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉजेसिव केस यहाँ पे हमने आपको बताया था। पॉजेसिव केस है माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, दियर्स। तो यहाँ पे जो भी ये वर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये सभी हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यही वर्डों का इस्तेमाल जो है वहां पे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे किया गया है इस्तेमाल। जैसे माइन, माइन एक किसका पॉजेसिव केस है, तो आई का है। किसका है, आई का। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। मी के बाद जो आपका पॉजेसिव केस आएगा, तो पॉजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन होता है। क्या होता है, माई और माइन। तो जब भी इसमें, चलिए समझ लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि इनका प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार या स्वामित्व के लिए किया जाता है। इनका जो प्रयोग है, जैसे कि इनका प्रयोग जो है किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए, यानी कि जो भी आपकी वस्तु होगी, अगर उस पर अधिकार दिखाना होगा, तब हम किसका प्रोनाउन यानी कि कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो आपकी टेबल में आप लोग देखे हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी पॉजेसिव केस के जो वर्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कोई भी चीज पर, जैसे जो भी तुम्हारी चीज होती है, जो भी वस्तु होती है, अगर उस पर अपना खुद का अधिकार दिखाना चाहते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉजेसिव केस में आप लोग वर्ड याद करना, जितने भी वर्ड आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं टेबल। तो यहाँ पे आप लोग जो ये वर्ड देख रहे हैं, माई, माइन, आवर, आवर्स, जो ये सभी वर्ड, योर, योर्स देख रहे हैं, ये सभी आप लोग वर्ड याद रखना, तभी आप लोग वहां पे पहचान पाओगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। जब अगर ये सब वर्ड याद रहेगा, तो तुरंत आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे जो है माई का प्रयोग यानी कि खुद के लिए, यानी कि जो भी अपनी वस्तु है, वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर उसमें पूछ लेंगे कि अधिकार दिखाने के लिए इसमें कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वर्ड दिए रहेंगे, तो इसमें से आप लोग को बताना रहेगा। ऑप्शन में 4 विकल्प दिए रहेगा, तो ऑप्शन में टिक कर लेना जो भी आपका वर्ड दिए रहे। चलिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया है, दिस टेबल इज माइन, यानी कि यह जो टेबल है, जो टेबल है यह किसकी है, मेरी है। माइन मतलब मेरा, यानी कि इस पे हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि जो यह टेबल है, टेबल यानी कि जो मेज है, मेज यह किसकी है, मेरा है, यानी कि मेरी टेबल है, मेरी मेज है। तो इस पे हम क्या दिखा रहे हैं, अपना अधिकार ही तो दिखा रहे हैं। जब किसी वस्तु पर अधिकार दिखाएंगे, तो उसके लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, जो ये सभी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आप लोग याद रखना, जब भी किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखा रहे होगे, तब हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का। यानी कि पॉजेसिव केस में जितने भी वर्ड आते हैं, उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जैसे इसी में दिया गया है, दिस पेन इज हर्स, यानी कि यह पेन किसकी है, उसकी है।
यानी कि यह जो पेन है वो किसकी है, हर, हर मतलब उसका, उसकी, ये उसकी है। तो इस पे भी क्या दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। जो पेन है यह किसका है, जो फला व्यक्ति है उसका है। तो जब भी कोई भी वस्तु होगा अगर उस पर अधिकार दिखाएंगे तो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी जितने भी ये आप लोग प्रोनाउन यहाँ पे बचे हुए हैं देख रहे हैं, ये सारे प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 4 प्रोनाउन के बारे में अच्छे तरीके से समझे। अगर आप लोग को कोई भी अब भी इसमें डाउट है या जो भी अभी आप लोगों ने पढ़ा, अगर इन सभी में कोई से भी प्रोनाउन में अगर आप लोग को दिक्कत है या परेशानी है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, जिससे मैं अगले प्रोनाउन के वीडियो पर, यानी कि जो ये अगला प्रोनाउन देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, तो उसमें आप लोग को पहले ये समझा दें। जो भी आपको प्रोनाउन नहीं आ रहा होगा उसको पहले समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो 22 जून तक है आपका जो ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम वो पूरा रोक दिया गया है, यानी कि कोई भी चीज़ें आप लोग उसमें नहीं भेज सकते हो, तो इसलिए नहीं भेजा जा रहा है। बाकी जो 22 जून के बाद जैसे ही आप लोग का जो टेलीग्राम फिर से अनबैन हो जाएगा तो उसमें भेजा जाएगा पीडीएफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।